हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 22 अप्रैल का एडिटोरियल सेशन में। टाइटल है नॉन एसेंशियल्स कैन वेट। तो एसेंशियल्स नॉन एसेंशियल्स क्या है वो हम बात करेंगे जब आर्टिकल में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि इस आर्टिकल का आधार क्या है, किस बारे में ये आर्टिकल है, तो इसका प्रेफिस क्या है। लेट्स सी। तो देखिए, ये आर्टिकल जो है ये अभी एक सरकार ने डिसीजन अपना वापस ले लिया है। डिसीजन लिया था कि नॉन एसेंशियल्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा एक जो ये लॉकडाउन की स्थिति चल रही है पूरे देश भर में, तो देश की जनता को राहत देने के लिए ई कॉमर्स और थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को अलाउ किया था कि नॉन एसेंशियल्स की सप्लाई भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको वापस ले लिया है। और ये जो डिसीजन है लेखक के अनुसार बिल्कुल सही है, एक प्रैग्मेटिक डिसीजन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पहले जान है उसके बाद जहान है। अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो उसके बाद में ये सारे काम हो सकते हैं। तो प्रायोरिटी देनी चाहिए ह्यूमन लाइव्स को, प्रायोरिटी इन चीज़ों को नहीं दी जानी चाहिए, ये लेखक का कहना है। तो इसी को देखिए, मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आप इसको इस प्रकार से आप भी कोशिश कर सकते हैं कि कैसे किसी चीज़ को आप समराइज करें, कैसे किसी चीज़ का प्रेफिस लिखें। तो ये कह रहा है द राइट अप इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड फास्ट। लिख लीजिए, वर्ल्ड फास्ट का मतलब होता है चेंज ऑफ ओपिनियन, यू कैन से सडन चेंज ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड वर्ल्ड फास्ट। ठीक है, तो ये जो राइट अप है ये वर्ल्ड फास्ट के बारे में है। डिसीजन कौन सा जो पहले लिया गया था, ये अर्लियर पढ़िएगा, EARLIER है, ये स्पेलिंग में टी नहीं है। टू अलाउ नॉन एसेंशियल्स टू बी सोल्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू कुशन द ब्लो ऑफ लॉकडाउन ऑन पब्लिक। कुशन का मतलब होता है एक प्रकार से जो सिविरिटी है, जो एक कह सकते हो लॉकडाउन का जो एक ब्लो था, आघात हुआ था लॉकडाउन, जो कि आम जनता है वो जूझ भी रही है, जो डेली कमाने वाले हैं वो इससे जूझ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी डीरेल हो चुकी है। तो ये ब्लो है, उसको थोड़ा सा एक कह सकते हो ईज देने के लिए, उसमें थोड़ा सा कंफर्ट देने को बोल सकते हैं क्वेश्चन। तो पहले जो डिसीजन लिया गया था कि नॉन एसेंशियल्स को अलाउ करने का डिसीजन था कि उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर सेल कर सकते हैं, और किसके लिए सेल कर सकते हैं, ताकि जो लॉकडाउन का ब्लो है पब्लिक पर वो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन हो सके। इस डिसीजन को का जो वर्ल्ड फास्ट हुआ है, इसको वापस जो लिया गया, सडन चेंज हुआ है, उस बारे में ये राइट अप है, आर्टिकल है। आगे दे रखा, while the reversal may have been propelled by some of the opposition parties or retailers asking the level playing field for bricks and mortar retailers, it should be deemed an imperative step as protecting lives must be a priority among other things. वाइल का प्रयोग आज हम देखेंगे, जो हम एडिशनल पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं वहाँ पे वाइल किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है देखेंगे। फिलहाल बता दूं मैं कि वाइल यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में है, और ऐसी कंडीशन में इसका मतलब दो या ऑल्दो होता है, यद्यपि के अर्थ में है। तो जहाँ ये जो रिवर्सल है, मतलब ये जो चेंज ऑफ ओपिनियन है, चेंज ऑफ डिसीजन है, मे हैव बीन प्रोपेल्ड, तो हो सकता है कि ये प्रेरित रहा हो, किस कारण से ये डिसीजन मतलब वापस लिया है। तो हो सकता है कि ये ऑपोजिशन पार्टीज़ के कहने पर ऐसा किया हो या रिटेलर्स के कहने पर किया हो। ये दोनों ही क्या हैं, ये डिमांड कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ब्रिक एंड मोटर रिटेलर्स के लिए, कि अगर आप ई कॉमर्स कंपनीज को अलाउ कर दोगे इस प्रकार से सामान को देने मतलब पहुंचाने के लिए, तो फिर तो जो ब्रिक मोटर रिटेलर्स हैं, मतलब ऐसे रिटेलर्स, ऐसे खुदरा व्यापारी जो अपने शॉप्स लेकर बैठे हुए हैं, मैंने कल भी डिस्कस किया था ब्रिक एंड मोटर होता क्या है। इसमें ग्राहक और दुकानदार सीधा संपर्क में आता है, फेस टू फेस संपर्क में आता है। एक फिजिकल फॉर्म में उसकी दुकान है, उसका स्टोर है, उसका ऑफिस, और वहाँ से सेवाएं या गुड्स को सेल करता है, उसको बोलते हैं ब्रिक एंड मोटर रिटेलर्स। तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है बराबरी के अवसर मिलने चाहिए, कि भाई उनको आप अलाउ कर रहे हो, हमें अलाउ नहीं कर रहे, क्यों ऐसा। तो इनकी डिमांड को देखते हुए शायद हो सकता है कि इसके कारण हुआ हो, लेकिन इट शुड बी डीम्ड एन इम्पेरेटिव स्टेप। जो ये स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, इसको एक इम्पेरेटिव स्टेप के रूप में लेना चाहिए, कि अनिवार्य कदम है, बिल्कुल ऐसा स्टेप ले लेना चाहिए था। एज प्रोटेक्टिंग लाइव्स मस्ट बी अ प्रायोरिटी अमंग अदर थिंग्स, क्योंकि जिंदगियां बचाना है वो प्राथमिकता है बाकी सब चीज़ों के बीच। सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, जिंदगी बचानी है। तो ये एक प्रेफिस है, इस बारे में हमारा आर्टिकल है कि जो नॉन एसेंशियल्स को लेकर जो डिसीजन सरकार का था कि इनको अलाउ किया गया था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इनको सेल कर सकते हैं, इसको वापस ले लिया है डिसीजन को, और कह दिया है कि अब आप अलाउ नहीं करेंगे। कारण कि कुछ विरोध था ऑपोजिशन पार्टीज का, विरोध था रिटेलर्स का, या फिर सरकार के खुद के समझ में आ गई कि मानवीय जिंदगियों को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीज़ों की बजाय। अब हम बात करते हैं कि आज के आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बाद में हम व्यूअर का क्वेश्चन भी लेंगे। एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अप्रैल 22 में यहाँ ग्रामर और वोकैब की बात करें तो पहला पॉइंट हम बात करते हैं वाइल के प्रयोग कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए, बहुत बार वाइल का प्रयोग आपको देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में। मैं बताता रहता हूँ कि दो क्लोज मिलते हैं अगर वाइल का प्रयोग है, तो पहला क्लोज कुछ अलग बातें बताता है
दूसरा क्लोज अलग बातें बताता है। तो ऐसे क्लोज को कनेक्ट करने के लिए जब वाइल का प्रयोग आप करते हो तो वो कंजंक्शन कहलाता है। तो वाइल एज अ कंजंक्शन अगर यूज हुआ है तो इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एक तो इसका मतलब हो सकता है ड्यूरिंग, किसी चीज किसी समय काल के दौरान, उस स्थिति में वाइल एक कंजंक्शन के रूप में आता है। तो आई मेड टी वाइल यू वर रीडिंग इट। तो देखो यहाँ पे दो क्लोज हैं, एक आई मेड टी है कि मैंने चाय बनाई, दूसरा क्लोज है यू वर रीडिंग इट, तो तुम पढ़ रहे थे इस चीज को। तो मैंने चाय बनाई उस समय बनाई जब तुम पढ़ रहे थे, तो जब तुम्हारे पढ़ने के दौरान, ये ड्यूरिंग हो गया, इसके दौरान मैंने चाय बनाई, ये बोलना चाह रहा है, ये कंजंक्शन के रूप में है। एक और सेंटेंस देखिए इसके लिए, वाइल आई वॉज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था तो आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो मैं मेरे मित्रों में से एक मित्र से मिला। तो मैं मेरे मित्रों में से एक मित्र से कब मिला, उस दौरान जब मैं दिल्ली में था। तो ड्यूरिंग कार्ड दे रहा है, यहां भी कंजंक्शन है। अब देखिए वाइल एक कंजंक्शन के रूप में जब आता है तो इसका मतलब ऑल्दो भी हो सकता है, और जनरली जब आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो सेंटेंसेस, वहां पे वाइल का प्रयोग इस रूप में बहुत बार देखने को मिलता है। और ऑल्दो या दो का पता है आपको कि दो स्टेटमेंट हैं, बिल्कुल विपरीत जाएंगे। जो पहले स्टेटमेंट बात करेगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलेगा दूसरे सेंटेंस में। तो कह रहा है वाइल आई एक्सेप्ट दैट ही इज़ नॉट परफेक्ट इन मैनी रेस्पेक्ट्स। ठीक है, मैं हालांकि ये एक्सेप्ट करता हूँ कि वह परफेक्ट नहीं है बहुत सारे क्षेत्रों में। आई डू एक्चुअली लाइक द मैन, फिर भी मैं वैसा ही करता हूँ जैसा वो व्यक्ति करता है। मुझे पता है कि वो एक मतलब परफेक्ट नहीं है, फिर भी मैं वही काम करता हूँ जो वह व्यक्ति करता है। तो इसका मतलब विरोधाभासी हो गया ना, यहाँ तो सपोर्ट नहीं कर रहा है और यहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो ये कंजंक्शन है ऑल्दो के अर्थ में। कंजंक्शन के रूप में इसका मतलब बट भी हो सकता है। ये आपको खुद को समझना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस में आप लेंगे अपने आप समझ जाएंगे कंजंक्शन तो है, लेकिन क्या इसका मतलब लेकिन है, या फिर इसका मतलब ड्यूरिंग है, या फिर इसका मतलब ऑल्दो या दो है। तो बट के रूप में इसका मीनिंग देखिए, ही अर्न्स 5,000 रुपीज़ अ मंथ वाइल आई अर्न 30,000 रुपीज़, कि वह 50,000 प्रति माह कमाता है, लेकिन के अर्थ में, बट के अर्थ में मैं 30,000 ही कमाता हूँ। तो ये लेकिन के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में आता है। ये नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है, और नाउन के रूप में अ लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, नाउन के रूप में कि मतलब एक समय सीमा के लिए यूज कर सकते हो। आई ओनली स्टेड फॉर अ शॉर्ट वाइल, मैं थोड़े समय के लिए ही रुका, तो ये समय के लिए आ रहा, थोड़े समय के लिए रुका। तो ऐसे लेंथ ऑफ टाइम, थोड़ा मतलब एक टाइम लिमिट जब दे रखी हो ना, उस टाइम लिमिट तक के लिए ऐसा हुआ, तो वाइल का प्रयोग आप नाउन के रूप में भी कर सकते हो। और यहाँ पे पहचान करनी हो कि ये नाउन है कि नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ए आर्टिकल है, शॉर्ट यहाँ एडजेक्टिव है, तो ये नाउन ही होगा। आप अगर इधर ये अंदाजा लगाएं कि ये आर्टिकल है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे एक क्लोज कंप्लीट हो रहा है, दूसरा क्लोज स्टार्ट हो रहा है, तो ये कंजंक्शन बनेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, एक ही वाक्य के अंदर बात कर रहे हैं, तो फिर ये आर्टिकल हुआ, डिटर्मिनर हुआ, ये यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, तो ये नाउन कहलाएगा। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि बेस्ट के पहले द नहीं लगा रखा है। कोई आर्टिकल मैंने पढ़ाया होगा, शायद द इंडियन एक्सप्रेस का हो, शायद द हिंदू का हो, उसमें द नहीं लगा हुआ था बेस्ट से पहले। तो कहा था कि बेस्ट से पहले तो द आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बेस्ट से पहले आप द लगाएंगे ही, क्योंकि बेस्ट एडजेक्टिव के रूप में भी आता है, एडवर्ब के रूप में भी आता है, नाउन के रूप में भी आता है। आपको देखना होता है किस फॉर्म में आया है। और अगर एडजेक्टिव के रूप में है तो द लगता है, क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव है, लेकिन कई बार नहीं भी लगता है, ठीक है ना। तो देखो पहला सेंटेंस है वो एडजेक्टिव के रूप में है, कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, जो मैंने किताबें आज तक पढ़ी है उनमें सबसे श्रेष्ठ बुक ये वाली है। तो दिस इज द बेस्ट बुक, यही सर्वश्रेष्ठ किताब है जितनी मैंने किताब पढ़ी है उनमें से। तो एक ग्रुप में से जब आप एक चीज को चुनते हैं, उसको श्रेष्ठ करार देते हैं, तो वहां पे आपको द लगाना है। यह एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए नाउन आगे है। जब ये एडवर्ब के रूप में आता है, मैं केवल बेस्ट की ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भी डिग्री सुपरलेटिव है तो वो एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है। तो दूसरा सेंटेंस देखिएगा, एडवर्ब है, ही कुडंट डिसाइड विच वन ही लाइक्ड बेस्ट, वह डिसाइड नहीं कर सका कि किस चीज को, मतलब विच वन ही लाइक्ड बेस्ट, सबसे अधिक किस चीज को उसने पसंद किया। अब अगर यहां पूछेंगे कि ये किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे लाइक के लिए आ रहा है। लाइक यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। और एडवर्ब अगर तो देखिए द नहीं है इससे पहले, समझ रहे हैं। और अगर यहाँ पे बेस्ट है, देखिए नाउन के रूप में, माई टेस्ट आर सिंपल, मेरे जो टेस्ट है वो सिंपल है। आई ओनली लाइक द बेस्ट, मैं केवल सर्वश्रेष्ठ ही पसंद करता हूँ। अब यहाँ देखिए बेस्ट के बाद में कोई भी नाउन नहीं है, और ये किसी वर्ब की विशेषता भी नहीं बता रहा है। ये एक आर्टिकल के बाद में, वैसे भी आपको पता है कि जब आर्टिकल है और एक ही शब्द बाद में है तो वो नाउन के रूप में आता है। जैसे कि 2 दिन पहले हमने एक इंपेरेटिव शब्द लिया था, IMPERATIVE,
वहाँ पर भी ऐसा ही था, द इम्पेरेटिव था तो वो नाउन बन रहा था। ठीक ऐसा ही यहाँ पे है, द प्लस बेस्ट है तो यहाँ पे नाउन बन रहा है बेस्ट, तो ये नाउन के रूप में है। तो 3 तरीके से यूज हो सकता है एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन। द कब लगना है तो देखो द तो यहाँ भी लग गया, लेकिन ये डिग्री सुपरलेटिव नहीं है, ये केवल मतलब आप डिग्री बनाते हो तो एडजेक्टिव एडवर्ब की बनाते हो, ठीक है ना। तो बेस्ट का सर्वोत्तम वैसे सीधा सीधा अर्थ निकाल के भी ले सकते हो, तो ये नाउन के रूप में है। एडवर्ब के रूप में तो द नहीं लगाना है। एडजेक्टिव के रूप में है तो ग्रुप में से किसी एक को श्रेष्ठ करार दिया है तो फिर उसके लिए द लगा सकते हैं। इससे आगे देखिए, एक वर्ड आज के आर्टिकल में आएगा काउंसल। क्या पढ़ते हैं? काउंसल। काउंसल का मतलब होता है सलाह। तो एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, ओपिनियन, ये यहाँ पे याद रखिएगा। ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट है काउंसल, क्योंकि एक वर्ड होता है काउंसिल, ये मंत्री परिषद, परिषद को बोलते हैं। ये काउंसल है, सलाह को बोलते हैं। काउंसलर बनता है तो वो सलाहकार बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में इमेंस एक शब्द आएगा। इमेंस का ह्यूज होता है, वास्ट होता है, मैसिव, इनॉमस, कॉलोसल, सब्सटेंशियल, वॉपिंग, टावरिंग, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, इस अर्थ में आप इमेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करें व्यूअर्स कॉलम में आज के क्वेश्चन की, तो साहिल राजा नाम से एक स्टूडेंट है, उस बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सर दैट जो है वो कभी तो लगता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, कई बार कंजंक्शन बन जाता है, तो कई बार इसका मतलब कंजंक्शन के रूप में की होता है ना, हिंदी अर्थ की होता है, रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। कैसे पता लगेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन है कि कंजंक्शन है? तो देखिए, मैंने वो 2 यूजेस ही नहीं, बाकी भी जो यूज हो सकते हैं दैट के वो सब बताए हैं। दैट एक डिटर्मिनर हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब दैट के बाद में नाउन दे रखा हो, ठीक है। एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको बोल सकते हो आप। तो गिव मी दैट हैमर, मुझे वो हथौड़ा दो, तो हैमर जो है वो नाउन है, दैट के बाद में नाउन है, तो फॉलोड बाय ये नाउन, तो ये फॉलो कर रहा है इसको दैट को नाउन, तो यहाँ पे डिटर्मिनर के रूप में है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद में नाउन नहीं मिलेगा। जैसे हु टोल्ड यू दैट, किसने बताया आपको वो बात, तो दैट के बाद देखिए कुछ भी नहीं है नाउन वगैरह, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में है। ये कंजंक्शन के रूप में आता है जब 2 क्लोज को जोड़ता है। देखिए, आई डिडंट नो दैट शी वॉज मैरिड, कि मैं नहीं जानता था कि वह मैरिड थी। तो 2 उपवाक्य हैं, 2 क्लोज हैं, एक आई डिडंट नो है और एक शी वॉज मैरिड है, तो यहाँ पे दैट इनको जोड़ रहा है, और इस अर्थ में इसका हिंदी अर्थ की बन रहा है कि मैं नहीं जानता था कि वह मैरिड थी। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है, देखिए, इट्स अ सॉन्ग दैट माई मदर टॉट मी, ये वो सॉन्ग है जो मेरी मदर ने मुझे सिखाया था। तो जो के अर्थ में दैट लग सकता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ देखिए कोई 2 क्लोज नहीं है, इट इज़ अ सॉन्ग दैट, अब ये की का तो निकलेगा नहीं यहाँ पे, है ना, ये वो सॉन्ग है जो, तो ये दैट किसकी बात कर रहा है? इस सॉन्ग की। यहाँ पे दैट नो की बात नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं बात आप? जब दैट अपने से पहले वाले शब्द की बात करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है, और एडवर्ब के रूप में एक खास चीज ये है कि ये तो एडजेक्टिव से पहले आएगा या एडवर्ब से पहले आएगा। तो दे कैंट वेट दैट लॉन्ग, तो वे इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते, तो लॉन्ग यहाँ पे जो है वो एक एडजेक्टिव फॉर्म में मानिए या फिर आप एडवर्ब फॉर्म में मानिए, तो दैट लॉन्ग, इतना लंबा। अब हालांकि वेट और लॉन्ग इस प्रकार से है, तो यहाँ पे देखो लॉन्ग से पहले हमने लगा दिया है एक शब्द जो कि यहाँ पे कहलाएगा एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले अगर आएगा तो एडवर्ब बन जाएगा। आ गया समझ में? भी दे कैंट वेट लॉन्ग, वेट यहाँ पे वर्ब और लॉन्ग यहाँ पे इसकी विशेषता बताएगा, तो ये बनेगा एडवर्ब, एडवर्ब बन जाएगा। और ये एडवर्ब है तो इससे पहले एक और एडवर्ब लगा दिया, दैट लॉन्ग, इतना लंबा इंतजार, ठीक है। लॉन्ग एडजेक्टिव भी होता है, वो डिपेंड करता है, सेंटेंस को देख के पता लग जाएगा। तो ये था हमारा एडिशनल एक डिस्कशन जो हमेशा होता है, हमने बात की है ग्रामर और वोकैबुलरी के पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं आज के आर्टिकल की कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, आर्टिकल है नॉन इसेंशियल्स कैन वेट। इस टाइटल का, इस हेडलाइन का मतलब है कि नॉन इसेंशियल्स जो हैं, जो गैर ज़रूरी सामान हैं, वो वेट कर सकते हैं। नॉन इसेंशियल्स में से नॉन हटा देंगे तो इसेंशियल्स बन जाएगा, ज़रूरी सामान बन जाएगा। इसेंशियल्स का मतलब वो सामान जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी की डेली लाइफ नहीं चल सकती है, उसको हम बोलते हैं इसेंशियल्स। और जिसके बगैर हमारा काम काज चल सकता है वो नॉन इसेंशियल्स हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, टीवी या फिर लैपटॉप, ये सब नॉन इसेंशियल्स में रखे जाएंगे। इसेंशियल्स में ग्रोसरी आइटम्स, मेडिकल सेवाएं, ये सब इसेंशियल्स में रखे जाएंगे। तो जो नॉन इसेंशियल्स हैं उनको वो मतलब वेट कर सकते हैं, ये लेखक कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, वाइल द फ्लिप फ्लॉप ऑन ई कॉमर्स सीम्स आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाने तरीके से, स्वच्छंद कह सकते हो। फ्लिप फ्लॉप बराबर वोल्ट फास्ट हमने देखा था, इसका मतलब भी रिवर्सल ऑफ डिसीजन है, सडन चेंज ऑफ डिसीजन है। वाइल यहाँ पे एक एडजेक्टिव फॉर्म में है, वाइल का मतलब है
कि यद्यपि, जब कंजंक्शन के रूप में वाइल आता है तो हमने देखा कि बट भी हो सकता है, ड्यूरिंग भी हो सकता है, यद्यपि भी हो सकता है, तो ये यद्यपि का अर्थ देगा। दो क्लोज से देखिए जोड़ रहा है। तो वाइल द फ्लिप फ्लॉप ऑन ई कॉमर्स सीम्स आर्बिट्रेरी, यद्यपि जो ये ई कॉमर्स को लेकर, ई कॉमर्स कंपनीज को लेकर जो डिसीजन का रिवर्सल हुआ है, जो फ्लिप फ्लॉप हुआ है, जो बदला है डिसीजन, सीम्स, वो लगता है। अब ये फ्लिप फ्लॉप को देखकर आ रहा है सीम्स, तो ये सीम्स ऐसा लगता है आर्बिट्रेरी कि ये मनमाने ढंग से किया गया है। फिर भी कॉशन इज बेस्ट ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, कॉशन सावधानी, इज बेस्ट सर्वश्रेष्ठ है ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, ड्यूरिंग पेंडेमिक वैश्विक महामारी के दौरान। अब एक पेंडेमिक, ये एक प्रकार से एक जनरल स्टेटमेंट है कि अगर वैश्विक महामारी की स्थिति बनी हुई है, पेंडेमिक की स्थिति बनी हुई है, तो उस कंडीशन में सावधानी ही सर्वश्रेष्ठ चीज है। ठीक है, तो यद्यपि ये जो फ्लिप फ्लॉप है, ये जो डिसीजन है, एक तरफ तो यहाँ बुराई कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को, लेखक कह रहा है कि यद्यपि ये जो ई कॉमर्स को लेकर डिसीजन का रिवर्सल हुआ है, डिसीजन वापस लिया गया है, वो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि आर्बिट्रेरी है, स्वच्छंद तरीके से लिया है, बिना किसी डिस्कशन के लिया है, मनमाने ढंग से काम किया है। फिर भी कॉशन इज बेस्ट, सावधानी बरतना जो है वो सर्वश्रेष्ठ है ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, एक पेंडेमिक के दौरान, एक वैश्विक महामारी के समय के दौरान। समझ गए? अब यहां बेस्ट दे रखा है, वो क्या चीज है? तो देखो बेस्ट यहां पे किसको देखकर आ रहा है? कॉशन इज बेस्ट, तो कॉशन के लिए लग रखा है। कॉशन यहाँ पे नाउन है, नाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव है। मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव हो फिर दे लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नहीं दे रखा है, ग्रुप में से सर्वश्रेष्ठ जो है उसके लिए हम दे लगा देते हैं एडजेक्टिव से पहले। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। और वैसे देखो यहाँ पे जो हेडलाइंस होती है वहाँ पे दे को ड्रॉप भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप ग्रामर के रूल्स ना देखें, वो ज़्यादा बेहतर है। इससे नीचे देखेंगे तो आपको सही सटीक चीज़ें नजर आएंगी। क्या बोलना चाह रहा है? द सेंटर्स लास्ट मिनट रिवर्सल ऑफ डिसीजन टू अलाउ ई कॉमर्स कंपनीज टू रिज्यूम। देखो इसको रिज्यूम भी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसको रिज्यूम बोलते हैं, रिज्यूम, और ब्रिटिश इंग्लिश में रिज्यूम। और इसका अगर नाउन फॉर्म, इसका जब आप एक नाउन फॉर्म लेते हैं, ये तो वर्ब है, तो रिज्यूमे पढ़ते हैं। रिज्यूमे का मतलब क्या होता है? रिज्यूमे का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट, जो भी आप डिटेल पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देते हो ना, बायोडाटा वगैरह इसको बोलते हैं, सीवी जिसको बोलते हैं, उसको रिज्यूमे बोलते हैं। रिज्यूमे, रिज्यूम, और अमेरिकन इंग्लिश में रिज्यूम। तो द सेंटर्स लास्ट मिनट रिवर्सल, सेंटर्स केंद्र सरकार का, लास्ट मिनट अंतिम क्षण, रिवर्सल वही फ्लिप फ्लॉप, वही वोल्ट फास्ट, ऑफ इट्स डिसीजन, इट्स आ रहा है सेंटर के लिए, अपने जो निर्णय लिया था इसने, उसमें जो अंतिम क्षण रिवर्सल आया है, निर्णय क्या था उसकी बात कर रखी है। टू अलाउ ई कॉमर्स कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज को अलाउ करने का निर्णय, टू रिज्यूम डिलीवरीज, रिज्यूम का मतलब प्रारंभ कर देना, फिर से शुरू कर देना। तो निर्णय था कि ई कॉमर्स कंपनीज को कहा था कि आप शुरू कर सकते हो डिलीवरीज ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स, नॉन एसेंशियल्स आइटम्स की डिलीवरीज शुरू कर सकते हो, एज पार्ट ऑफ एन ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन कर्व्स। किस कारण से? एज पार्ट ऑफ, इस हिस्से में, एज पार्ट का मतलब एज पार्ट ऑफ, इस पार्ट में, ऑफ एन ईजिंग, ऑफ मतलब का के या की, प्रेपोजिशन लग गया तो आगे आपको नाउन लगेगा ही। तो देखो प्रेपोजिशन प्लस नाउन, एन ईजिंग ऑफ, द ईजिंग यहाँ पे नाउन बन रहा है, इसी कारण से एन लगा हुआ है। ऑफ द लॉकडाउन कर्व्स, कर्व्स का मतलब नियंत्रण है, रेस्ट्रिक्शंस है। तो लॉकडाउन के जो कर्व्स थे, लॉकडाउन के कारण जो एक रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, उसको ईज करने के लिए, एज पार्ट ऑफ का मतलब इसका करने के लिए, इन ऑर्डर टू, यू कैन से, है ना, इस उद्देश्य से। तो इसको ईज करने के लिए, इसमें थोड़ा सा कंफर्ट देने, थोड़ा ढिलाई देने के लिए, थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए जो इन्होंने ये रिवर्सल लिया है, इज वेलकम, ये यहाँ पे स्वागत योग्य है। लेखक ने कहा है इज वेलकम, इज किसको देखकर लग रहा है? तो यहाँ पे जो रिवर्सल है, इन डिसीजन का जो रिवर्सल है, ये वेलकम है, ये स्वागत योग्य है। गिवन मतलब देखते हुए, कंसीडर करते हुए, गिवन यहाँ प्रेपोजिशन के रूप में आता है, इसका मतलब है देखते हुए, कंसीडर करते हुए। दैट इंडिया इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मुसीबत में होना। देखो वुड्स का मतलब जंगल है, आउट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब जंगल से बाहर, जंगल में है तो इसका मतलब कोई इंसान जंगल में है तो मुश्किलें हैं, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं, कुछ खाने पीने को होता नहीं है, इस कारण से मुसीबत में है। तो नॉट आउट ऑफ द वुड्स का मतलब अभी भी भारत जो है मुश्किलों से बाहर नहीं आया है। इन इट्स पेंडेमिक फाइट, किस में मुसीबत किस चीज़ की है? इसकी, ये इट्स जो है वो भारत के लिए आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पेंडेमिक फाइट, वैश्विक महामारी की लड़ाई जो चल रही है, उस ट्रबल से भारत अभी तक बाहर नहीं निकला है। रिपीट कर देता हूं, कह रहा है कि केंद्र सरकार का जो अंतिम समय पर जो रिवर्सल किया गया है अपने डिसीजन का, डिसीजन था कि भी ई कॉमर्स कंपनीज को अलाउ किया गया था कि वो अपने डिलीवरीज मतलब डिलीवर करना सामान को जारी रख सकती है, शुरू कर सकती है। नॉन एसेंशियल आइटम्स डिलीवरीज की बात है, किस लिए? ताकि लॉकडाउन के जो रेस्ट्रिक्शंस है उसका रिलैक्सेशन दिया जा सके।
अब उसमें जो रिवर्सल हुआ है, उसमें जो डिसीजन को वापस बदल लिया गया है, ये स्वागत योग्य है। ये देखते हुए कि भारत अभी भी मुसीबत में है, अभी भी भारत मुसीबत से बाहर नहीं निकला है, जो इसकी पेंडेमिक फाइट चल रही, वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई चल रही है, उस मुसीबत से बाहर नहीं निकला है। इसके आगे देखिए, ऑन संडे, संडे को द होम मिनिस्ट्री डायरेक्टेड स्टेट्स टू एंश्योर, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय डायरेक्टेड निर्देशित किया स्टेट्स राज्यों को, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर के लिए बताता रहता हूं मैं बीच बीच में आपको कि एक अश्योर होता है ये आश्वस्त करना, किसी को भरोसा दिलाना होता है, एक इंश्योर है इसका मतलब बीमा करना, सुरक्षा देना होता है। तो संडे को होम मिनिस्ट्री ने निर्देशित किया स्टेट्स को टू एंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, कि व्हीकल्स का मूवमेंट, गाड़ियों का मूवमेंट यूज्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, वो व्हीकल्स जो किसके द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा, फॉर ट्रांसपोर्टिंग नॉन एसेंशियल्स, किसके लिए, तो ये हो गया उद्देश्य के लिए, फॉर प्रिपरेशन है तो वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में, ट्रांसपोर्टिंग नॉन एसेंशियल्स, किसके लिए व्हीकल्स चलेंगे, जो नॉन एसेंशियल्स हैं, जो गैर जरूरी सामान है उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको एक्सक्लूड किया जाए, है ना, उनको बाहर रखा जाए। किस चीज से बाहर रखा जाए, फ्रॉम द लिस्ट, उस सूची से, द लिस्ट यहाँ पे दे रखा है क्योंकि सूची यहाँ पे निश्चित है, लिस्ट निश्चित है, किसकी है आगे बता रखा है, लिस्ट किसकी, एडिशनल एक्टिविटीज की, अतिरिक्त जो गतिविधियां हैं उनकी लिस्ट, दैट वुड बी अलाउड, जो कि अलाउ की जाएंगी, फ्रॉम अप्रैल 20, कब से, 20 अप्रैल से, टू मिटिगेट पब्लिक हार्डशिप, मिटिगेट का मतलब कम करना है, लेसन कर सकते हो, एलिविएट कर सकते हो, पैलिएट कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक हार्डशिप का मतलब मुसीबत है, ट्रबल है, ट्रिब्यूलेशन है, पैंग है, सफरिंग है। तो लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए 20 अप्रैल से जो एक्टिविटीज़ अलाउ की जानी है, अतिरिक्त सेवाएं, उन अतिरिक्त सेवाओं में से ये जो नॉन एसेंशियल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन हेतु जो ट्रांसपोर्ट करने जो ई व्हीकल्स का जो मूवमेंट है उसको बाहर रखा जाए, ये निर्देश दे दिए हैं। मतलब कहने का मतलब रेस्ट्रिक्ट करने के निर्देश दे दिए हैं फिर से। तो संडे को होम मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को निर्देशित किया कि आप सुनिश्चित करें कि जो व्हीकल्स का मूवमेंट है वो व्हीकल्स जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के द्वारा यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे, किस लिए, नॉन एसेंशियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनको बाहर रखा जाए। जो एडिशनल एक्टिविटीज़ की लिस्ट थी उससे वो एक्टिविटीज जो कि अलाउ की जाएंगी, कब से, 20 अप्रैल से, किस लिए, पब्लिक हार्डशिप को मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए। While the ministry gave no reason for its U-turn, it would appear wiser counsel prevailed after some opposition parties and the retail trade had raised the issue of a lack of level playing field for brick and mortar retailers. अब फिर से देखो वाइल लग गया है, फिर से कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ तक एक क्लोज और आगे दूसरा क्लॉज और फिर ये यद्यपि का अर्थ देगा। तो यद्यपि वाइल द मिनिस्ट्री गेव नो रीजन, जहां मंत्रालय ने, ये कौन सी मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जबकि जहां मंत्रालय ने गिव नो रीजन, कोई कारण नहीं बताया, फॉर इट्स यू टर्न, वही यू टर्न है, वही एक फ्लिप फ्लॉप है, वही वोल्ट फास्ट है, वही चेंज ऑफ रिवर्सल है। तो ये जो गृह मंत्रालय है उसने कोई कारण नहीं बताया अपने यू टर्न का कि भी क्यों बदला आपने डिसीजन, क्यों बदला, इसका कारण नहीं बताया। फिर भी इट वुड अपीयर, ये प्रतीत होगा, वाइजर बुद्धिमानीपूर्ण, अधिक बुद्धिमतापूर्ण, काउंसल का मतलब सलाह, यह अधिक अच्छी सलाह है, अधिक अच्छा सजेशन, अधिक अच्छा हिंट है। प्रिवेल्ड आफ्टर सम ऑपोजिशन पार्टीज, प्रिवेल का मतलब कई होते हैं, प्रिवेल का हावी होना भी होता है, प्रिवेल का जीतना भी होता है, प्रिवेल का एग्जिस्ट होना भी होता है, ठीक है। तो ये इट वुड अपीयर वाइजर काउंसल, तो ये अधिक बुद्धिमतापूर्ण सलाह होगी, प्रिवेल्ड जो कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई या ज़्यादा हावी हुई, आफ्टर सम अपोजिशन पार्टीज, किसके बाद, जब कुछ अपोजिशन पार्टीज और रिटेल ट्रेड जो हैं, जो मतलब थोक विक्रेता हैं, जो थोक का व्यापारी हैं, हैड रेज द इशू, इन्होंने मुद्दा उठाया था। कभी भी इशू के लिए कुछ लगाना होना तो रेज आएगा, राइज नहीं आएगा। मुद्दा उठाया जाता है, किसी के द्वारा उठाया जाना, किसी के द्वारा बढ़ाया जाना, उसके लिए रेज का प्रयोग करते हैं। अपने आप उठना, अपने आप बढ़ना, लेवल बढ़ना, उसके लिए राइज का प्रयोग करते हैं। ऑफ ए लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड का देखो, बिल्कुल समान अवसर मिलना, भी जो प्लेइंग फील्ड है बिल्कुल लेवल में हो, जो भी खेलने का मैदान बिल्कुल लेवल में हो, ऐसा नहीं ऊपर नीचे हो, किसी के लिए कम स्पेस, ज़्यादा स्पेस हो, ऐसा नहीं है। तो सबके लिए बराबर का यहाँ पे अवसर मिले। तो ये लैक का मतलब है कमी। तो मुद्दा उठाया कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है फॉर ब्रिक एंड मोर्टर रिटेलर्स, हमने कल डिस्कस किया था। ब्रिक एंड मोर्टर का मतलब हो गया जो फिजिकल फॉर्म में दुकान लेकर बैठा है, फिजिकल फॉर्म में ऑफिस लेकर बैठा है, जहां कस्टमर से, क्लाइंट से आमने सामने बिल्कुल
बात होती है उसको बोलते हैं ब्रिक एंड मोर्टर रिटेलर्स। तो इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी की यहाँ पे एक मुद्दा उठाया था। तो देखो दो चीज़ें बताई इसने कि जो मिनिस्ट्री ने ये कारण तो नहीं बताया कि भी क्या यू टर्न का रीज़न क्या रहा, यू टर्न क्यों लिया, फिर भी यहाँ पे ये जो चीज़ है अपीयर वाइजर काउंसिल, इट वुड अपीयर वाइजर काउंसिल, ये अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह साबित हुई, प्रिवेल्ड हुई, एग्जिस्ट हुई। किसके बाद, जब कुछ अपोजिशन पार्टीज ने और रिटेल ट्रेड ने मुद्दा उठाया क्या कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी है ब्रिक और मोर्टर रिटेलर्स के लिए, आप पक्ष ले रहे हैं, फेवर कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को, आप यहाँ पे इनका अहित कर रहे हैं ब्रिक एंड मोर्टर रिटेलर्स का। ऑल्सो इसके साथ साथ दो इट इज़ ट्रू, यद्यपि यह सत्य है दैट द ऑनलाइन परचेज ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि ऑनलाइन परचेज जो है, ऑनलाइन खरीदारी है किसकी, अब प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की, एंड इट्स डोर स्टेप डिलीवरी, और इसकी जो आपके घर के दरवाजे पर डिलीवरी है, डोर स्टेप दहलीज पर डिलीवरी सामान को देना, बाई एन ई कॉमर्स फर्म, किसी भी ई कॉमर्स फर्म के द्वारा, मिनिमाइजेज कम कर देता है ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन मतलब इसमें मानव संपर्क में बहुत कम आते हैं, टू ए नेग्लिजिबल लेवल, कहाँ तक कम कर देता है, एक नेग्लिजिबल लेवल तक, एक नगण्य स्तर तक, नेग्लिजिबल नगण्य एडजेक्टिव है। अनलाइक के विपरीत, किसके विपरीत, अ परचेज इन अ स्टोर, अगर खरीदारी किसी स्टोर में की जाए तो डेफिनेटली बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, और ये जो कि कंटेजियस एक डिजीज है तो इस कारण से ये तो नेग्लिजिबल कर देता है रिस्क को। द फैक्ट, अब जो फैक्ट है दैट द लॉकडाउन इज एम्ड एट, कि लॉकडाउन का उद्देश्य क्या है, ये हमने कल डिस्कस किया था। एम के साथ में एट लगता है, एम के साथ में टू भी लगता है, लेकिन वो जो टू लगता है वो आप ये मान के चलेंगे कि वर्ब से पहले लग रहा है, कोई इंटेंशन जाहिर करने के लिए, कोई पर्पज जाहिर करने के लिए, कुछ चीज़ ट्राई करने के लिए आप एम टू लगा सकते हैं, एम एट लगा सकते हैं। एम एट एक खास कर, यहाँ पे तो रिप्लेसमेंट ये भी हो सकता है, इज एम्ड नहीं होता यहाँ पे मान लीजिए, तो और सीधा अगर लगा देते तो एम टू, मतलब ये भी हो सकता है कि इसका उद्देश्य ये है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर कोई निशाना साधता है, जैसे कल बताया था कि मिसाइल है, किसी को हिट करना है, कोई टारगेट है, उसके लिए फिर एट ही लगता है, वहाँ पे टू रिप्लेस नहीं कर सकते, अदरवाइज एम टू भी होता है, एम एट भी होता है। तो ये कह रहा है कि जो फैक्ट है कि लॉकडाउन का उद्देश्य है रेस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट, चूंकि एट प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे आईएनजी लगेगा, रेस्ट्रिक्टिंग का मतलब रोकना, तो इसका उद्देश्य ये है कि मूवमेंट को रोकना है टू द बेयरेस्ट मिनिमम, बेयरेस्ट मिनिमम का मतलब एज लो एज पॉसिबल, है ना, जितना कम संभव हो सके उतना कम। तो बेयरेस्ट मिनिमम मूवमेंट करना है जितना हो सके उतना कम, इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू का मतलब इस उद्देश्य से, ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ताकि जो ये वायरस के ट्रांसमिशन ट्रांसमिट से बनता है, प्रसारण को बोलते हैं, तो ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक किया जा सके। नेसेसिटेट्स, ये आवश्यक बना देता है, लिमिटिंग एग्जेम्पशंस, किस चीज़ का आवश्यक बना देता है, लिमिटिंग एग्जेम्पशन, आवश्यक कर देता है। लिमिटिंग एग्जेम्पशन का मतलब छूट, लिमिटिंग का मतलब छूट में लिमिटेशन बरती जाए, कम से कम छूट दी जाए, इस चीज़ को आवश्यक बना देता है। रिपीट कर देता हूँ, तो ये कह रहा है कि भाई ऑल्सो, यद्यपि ये सत्य है कि ऑनलाइन परचेज जो होती है एक प्रोडक्ट की, ऑनलाइन खरीदारी कोई होती है प्रोडक्ट की, और उसकी डिलीवरी आपके डोर स्टेप पे होती है किसी ई कॉमर्स फर्म के द्वारा, ये ह्यूमन इंटरेक्शन जो होता है उसको नेग्लिजिबल लेवल तक लेकर जाती है, मिनिमाइज कर देती है, ठीक है, इसमें मानव ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होता नहीं है। जबकि अगर आप कोई स्टोर में परचेजिंग करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, तो इसी कारण से अनलाइक लगाया। तो इस घटना के विपरीत, अगर स्टोर में परचेजिंग करोगे तो उसके बिल्कुल विपरीत, अगर ई कॉमर्स फर्म के द्वारा कोई सामान मंगवाओगे तो आपके घर के दरवाजे तक पहुँचता है सामान, तो आप लोगों के संपर्क में बिल्कुल कम, मिनिमाइज इसलिए है, केवल उसी के संपर्क में आएगा जो कि डिलीवर करने के लिए आया है सामान। फिर कह रहा है द फैक्ट दैट द लॉकडाउन इज एम्ड एट, अब ये फैक्ट है, ये फैक्ट तो है कि भाई लॉकडाउन है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है कि मूवमेंट को जितना संभव हो सके उतना कम कर दिया जाए, बेयरेस्ट मिनिमम लेवल तक ले दिया जाए। कारण क्या है, कारण है कि ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ना है। तो ये नेसेसिटेट कर देती है, ये चीज़ ये आवश्यक बना देती है कि आप एग्जेम्पशंस को जो छूट दे रहे हो जो भी मूवमेंट में, वो कम से कम दें, उसको लिमिट कर दें, ठीक है। आगे देखिए, एंड विद नॉन एसेंशियल आइटम्स ranging from apparel to books to electronics and home appliances constituting the bulk of the listing on e-commerce sites, every additional product category would involve that many more people getting activated along the supply chain from a producer or supplier to the transport operators and additional delivery persons। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, अब कह रहा है एंड विद नॉन इसेंशियल आइटम्स, और नॉन इसेंशियल आइटम्स के साथ साथ,
एंड और विद साथ नॉन एसेंशियल आइटम्स जो भी गैर जरूरी सामान है, रेंजिंग फ्रॉम, रेंज फ्रॉम कब लगता है कि भाई यहां से लेकर यहां तक के सामान, ठीक है, ये रेंज बता रहे हैं। रेंजिंग फ्रॉम एपरल, एपरल का मतलब होता है क्लोथिंग, वस्त्र, कपड़े, टू बुक्स, कपड़ों से लेकर बुक्स तक, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, एंड होम अप्लायंसेज, घरेलू कोई भी सामान है उस तक, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब। कॉन्स्टिट्यूटिंग द बल्क, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाने को बोलते हैं, द बल्क ऑफ द लिस्टिंग्स, तो ये बनाते हैं लिस्टिंग्स ऑन ई कॉमर्स साइट्स। अब ई कॉमर्स साइट्स आप देखते हो, वेबसाइट्स देखते हो, वहाँ पे जो लिस्टिंग देखते हो, उसमें जब देखते हो ना कि भाई जैसे वॉच है तो वॉच की बहुत सारी कैटेगरीज, ऐसे रेफ्रिजरेटर है तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, तो उसको लिस्टिंग बोला। बल्क का मतलब एक समूह बन जाता है उसका, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो आइटम्स दिखाए जाते हैं। एवरी एडिशनल प्रोडक्ट कैटेगरी, तो हर एक जो एक अतिरिक्त प्रोडक्ट कैटेगरी जोड़ते हो उसमें, एवरी प्रत्येक, एडिशनल अतिरिक्त, प्रोडक्ट कैटेगरी मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी उत्पाद है, उसकी कैटेगरी, वुड इन्वॉल्व, उसमें शामिल होती है, दैट मैनी मोर पीपल गेटिंग एक्टिवेटेड। तो इसमें क्या होगा, मैनी मोर पीपल, बहुत अधिक से अधिक लोग जो हैं, गेटिंग एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब गेट के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं इसको। इसको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे याद रखिए कि गेट के बाद में अगर वर्ब लगानी हो आपको तो थर्ड फॉर्म में लगाएं, वो पॉजिटिव वर्ब है। अलोंग द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन के साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग एक्टिवेट हो जाते हैं इसमें। सप्लाई चेन तो है ही, उसी के पैरेलल, अलोंग लग रखा है मतलब उसके पैरेलल। फ्रॉम ए प्रोड्यूसर और सप्लायर, कहाँ से कहाँ तक, प्रोड्यूसर सप्लायर भी, जो प्रोड्यूस करता है सामान वो इसमें इन्वॉल्व है, फिर सप्लाई करने वाला इन्वॉल्व है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, क्योंकि वो भी तो चाहिए सामान ले जाने के लिए, एंड एडिशनल डिलीवरी पर्सन्स, और फिर अतिरिक्त आपको डिलीवरी पर्सन्स भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे एक ही एक्टिविटी में। तो देखो फिर देख लीजिए, फिर कह रहा है कि नॉन इसेंशियल जो आइटम्स हैं, जो जैसे इसके उदाहरण दे रखे हैं, कपड़ों से लेकर किताब तक, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, होम अप्लायंसेज हैं, तो इनसे क्या होता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर लिस्टिंग्स जो होती हैं ना बल्क में आ जाती हैं, बहुत अधिक मात्रा में सूची बन जाती है वहाँ पर, और हर एक जो एडिशनल प्रोडक्ट कैटेगरी है वो उसमें शामिल होती हैं। वुड इन्वॉल्व, अब वुड यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट है, इस कारण से वुड दे रखा है, वो शामिल करेंगी किन चीज़ों को, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। मैनी मोर पीपल गेटिंग एक्टिवेटेड, तो कह रहा है कि ये जो एडिशनल प्रोडक्ट कैटेगरी है वुड इन्वॉल्व दैट, वो यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगी। अब यहाँ तक की जो पार्ट है ये देख लीजिए, यहाँ तक का पार्ट तो पीछे वाली बात से देख लीजिए कि बल्क ऑफ द लिस्टिंग ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स एवरी एडिशनल प्रोडक्ट कैटेगरी वुड इन्वॉल्व। फिर कह रहा है दैट मैनी मोर पीपल, यहाँ से देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं गेटिंग एक्टिवेटेड अलोंग द सप्लाई चेन, वो एक्टिवेट हो जाते हैं सप्लाई चेन के पैरेलल, कहाँ से कहाँ तक, प्रोड्यूसर या सप्लायर से लेकर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड एडिशनल डिलीवरी पर्सन्स तक, ये सब यहाँ पे शामिल हो जाते हैं इसमें। इस कारण से बहुत अधिक मात्रा में चेन बन जाएगी, तो इसलिए बढ़िया ये है कि इस पर रोक लगा दें, रेस्ट्रिक्शन लगा दें, ताकि इतने लोग यहाँ पे संपर्क में ना आए। फिर देखिए टू बी श्योर, ये निश्चित है, टू बी श्योर का निश्चित है। गिवन द इमेंस इकोनॉमिक, इमेंस हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा को बोलते हैं, ह्यूज को बोलते हैं, कोलोसल को बोलते हैं, इनोमस को बोलते हैं, एलिफेंटाइन को बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं। बड़ा भारी भरकम के लिए भी यूज़ किया गया है कि ज़्यादा के लिए यूज़ किया गया है, वो देखना है। तो गिवन, गिवन यहाँ पे है कंसिडरिंग, तो ये निश्चित है कि इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट एसोसिएटेड विद द शटडाउन, शटडाउन लॉकडाउन, जो बंद पड़ा है पूरा मार्केट, तो उससे बहुत बड़ी मतलब यहाँ पे आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी इसको देखते हुए। तो टू बी श्योर ये निश्चित है कि गिवन द इमेंस इकोनॉमिक कॉस्ट, गिवन मतलब देखते हुए, द इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक कॉस्ट आर्थिक कीमत, एसोसिएटेड विद जुड़ी हुई है द शटडाउन, शटडाउन से, स्पेशली इसका हम डिस्कशन करेंगे, स्पेशली SPECIALLY और इसके साथ साथ ESPECIALLY। फिलहाल इतना समझिए कि पर्टिकुलरली किसी की बात हम कर रहे हैं, विशेष रूप से सबसे ऊपर, अबव ऑल, तो हम ये लगाते हैं स्पेशली। स्पेशली है ये हम तब लगाएंगे जब कोई विशेष पर्पज हो, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे नाम याद नहीं है किस बच्चे ने पूछा था, लेकिन यहाँ पे स्पेशली एंड स्पेशली दोनों चीज़ें पूछी गई थी। ई तब लगाते हैं जब इम्फेसाइज करना हो, जब किसी चीज़ में जोर देना हो, ठीक है। जब पर्टिकुलरली बात करें, जब अबव ऑल बात करें, जैसे मैं कहूँ कि मेरे को आइसक्रीम सारी पसंद है, लेकिन स्पेशली मैं कोई एक आइटम नाम बताऊँ कि भी जैसे मुझे वाडीलाल आइसक्रीम है वो ज़्यादा पसंद है, तो पर्टिकुलरली वो हो गया, वो एक विशेष एक एम्फेसाइज हो गया उस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। इस तरीके से यूज़ करेंगे आप इसको। जबकि स्पेशली यूज़ करते हो वो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए,
जैसे कोई चीज़ डिज़ाइन की गई है, किसके लिए डिज़ाइन की गई, विशेष रूप से इस उद्देश्य के डिज़ाइन की, तो स्पेशली फॉर दैट पर्पज, इस तरह से यूज़ करेंगे। तो कह रहा है स्पेशली टू इंडिविजुअल लाइवलीहुड्स, तो ये पर्टिकुलरली किसके लिए, जहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हो पर्टिकुलरली से, वहीं पे ये सही होता है। तो पर्टिकुलरली किसके लिए, इंडिविजुअल लाइवलीहुड्स के लिए, मतलब व्यक्तिगत, कोई व्यक्ति की आजीविका है उसके लिए, है ना। इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति के जीवन के लिए। तो कह रहा है कि ये निश्चित है कि इकोनॉमिक कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, इस शटडाउन के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और विशेष करके अगर आप बात करें तो व्यक्तिगत आजीविका की बात करें, इट वुड सीम अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट, तो ये जो है यह वुड सीम प्रतीत होता है, प्रतीत होगा, अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट, रीजनेबल एडजेक्टिव है, एक उपयुक्त तर्क, एक उपयुक्त बहस, दैट as many sectors and jobs that can be allowed to reopen with stringent safeguards mandated ought to be permitted to do so in a phased manner, that as many sectors की अनेकों सेक्टर्स एंड जॉब्स दैट कैन बी अलाउड, जिन्हें अलाउ किया जा सकता है। अब दैट यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि ये जॉब्स के लिए आ रहा है, ठीक है। तो वो जॉब्स, वो सेक्टर्स जो कि अलाउ किए जा सकते हैं, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, किसके लिए, टू री ओपन, वापस से खोलने के लिए, वापस से मार्केट खोलने के लिए, और उनके साथ में क्या चाहिए, स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड्स मैंडेटेड, स्ट्रिंजेंट सख्त, स्ट्रिक्ट को बोलते हैं, हार्श को बोलते हैं, रिग्रेस को बोलते हैं, ठीक है, स्टिफ को बोलते हैं, ये सब बताए थे मैंने। स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड, सेफगार्ड्स का मतलब होता है जो भी सुरक्षा की चीज़ें हैं, मैंडेटेड मतलब आदेशित, जो भी ऑर्डर है, कमांडेड है वो, ought टू बी परमिटेड, ought टू तब लगता है जब कोई मोरल एजुकेशन हो, नैतिक शिक्षा हो, इनको परमिट किया जाना चाहिए, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, इन अ फेज्ड मैनर, चरणबद्ध तरीके से, मैनर यहाँ पे नाउन हो गया, फेज्ड चरणबद्ध तरीके से, ये मैंने बताया है, लिटरल मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कि आम भाषा में इसको क्या, कैसे इसको समझेंगे। देखिए, तो कह रहा है कि ये तो निश्चित है कि इस लॉकडाउन की, इस शटडाउन की आर्थिक कीमत तो है, बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। विशेषकर से हम बात करें तो लाइवलीहुड्स की बात करो कि आजीविका यापन कैसे होगा व्यक्तियों का, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ बंद है। तो कई व्यक्ति तो ऐसे हैं ना कि प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति, जो ठेले लगाते हैं, सब्जी का ठेला है, फिर वो तो लग रहा है, खैर जैसे पानीपुरी का ठेला है, कोई भी मतलब इस पर ठेले लगाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, तो वो प्रतिदिन कमाते हैं, ठीक है ना। तो उन मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, तो ये सब क्या है, लाइवलीहुड से जूझ रहे हैं। तो इट वुड सीम अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट, तो इसके लिए ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उपयुक्त है, दैट एज मेनी सेक्टर्स एंड जॉब्स दैट कैन बी अलाउड टू रीओपन विद स्टैंडर्ड सेफगार्ड्स मैंडेटेड और टू बी परमिटेड, कि जितने सेक्टर्स आप अलाउ कर सकते हो, जितने भी सेक्टर्स और जॉब्स जिन्हें अलाउ किया जा सकता है फिर से खोलने के लिए, उनमें आप सख्ती बरतिए, उनमें स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड्स रखिए, है ना, उसमें कुछ स्ट्रिक्ट आप मेजर्स रखिए कि आप सख्ती के साथ उनका पालन करवाएंगे लॉकडाउन का। बाकी सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि सबके संपर्क में आने लग जाए, अपना काम करें। और टू बी परमिटेड, तो इनको परमिट कर दिया जाना चाहिए, टू डू सो, ऐसा करने के लिए, इन अ फेज्ड मैनर, एक चरणबद्ध तरीके से, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉस्ट भी हमें देखनी है। फिर कह रहा है क्लियरली, ये स्पष्ट है, ये एडवर्ब के रूप में आ रहा है, दैट वॉज द अंडरलाइंग रैशनल, इसको बोलता है रैशनल। रैशनल का मतलब तर्क कह सकते हो, एक पीछे कोई भी विवेक काम कर रहा है, कोई बुद्धि काम कर रही है, उसको रैशनल बोलते हैं। तो स्पष्ट है कि दैट वाज द अंडरलाइंग रैशनल, अंडरलाइंग का मतलब जो निहित है, तो इसके अंदर निहित जो तर्क है, बिहाइंड द सेंटर्स अप्रैल 15 मिसिव, किसके पीछे, केंद्र सरकार का जो 15 अप्रैल का जो मिसिव था, 15 अप्रैल को जो एक घोषणा थी, मिसिव का मतलब पत्र होता है, तो यहाँ पे सरकारी आदेश, सरकारी पत्र मान लीजिए। तो ये स्पष्ट है कि यही जो चीज थी, दैट वाज द अंडरलाइंग रैशनल, यही जो एक निहित तर्क था, किसके पीछे, सेंटर ने जो 15 तारीख को घोषणा की थी। बात समझ में आ रही है कुछ आपको। ये ऊपर हमने बात की है, फ्लिप फ्लॉप की बात की है, वर्ल्ड फास्ट की बात की है, रिवर्सल ऑफ डिसीजन की बात की है, क्योंकि यहाँ पे समझ में सरकार को आ गया कि ह्यूमन लाइव्स प्रेफरेबल है। अब यहाँ नीचे कहना चाह रहा है कि भाई पहले डिसीजन दिया क्यों था, क्यों ई कॉमर्स कंपनीज को नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउ किया गया था। तो इसमें बता रहा है कि भी इसके पीछे तर्क ये था कि इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, लाइवलीहुड का खतरा है, लोग आजीविका यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके चलते फेज्ड मैनर में खोलना तो था ही, और स्ट्रिक्ट मेजर्स लगा के सरकार ने सोचा होगा कि भी सख्ती बरतते हुए इनको धीरे धीरे रीओपन करते हैं मार्केट को, ताकि अर्थव्यवस्था फिर से ढर्रे पे आ जाए और फिर से मतलब जो लोग हैं अपनी आजीविका यापन कर पाएं। तो इसको लेकर ही 15 तारीख का जो एक मिसिव था, एक सरकारी आदेश था, वो घोषित किया गया था। इसके पीछे तर्क यही था, इसके पीछे यही रैशनल था। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब ये दैट क्या है यहाँ पे। अब अगर पूछें कि दैट यहाँ पे क्या है, तो मैंने कहा था कि दैट अगर नाउन को फॉलो करता है,
सॉरी नाउन अगर दैट को फॉलो करती है डिटर्मिनर होगा, नाउन नहीं है तो क्या होगा, प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन के रूप में यहां पे है। आगे देखिए, अमंग द सेक्टर्स दैट कैन रिज्यूम आर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज। तो वो सेक्टर्स, अमंग द सेक्टर्स, सेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, उनमें से उनके बीच वो सेक्टर्स, तो दो से अधिक की बात करें अमंग लगाते हैं, दैट कैन रिज्यूम, अब ये दैट यहां पे फिर से देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि सेक्टर्स के लिए आ रहा है, जो कि रिज्यूम किए जा सकते हैं, जो शुरू हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो हैं, अब सेक्टर्स के लिए आ रहा है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल ये एडजेक्टिव बन रहा है, हॉर्टिकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल बागवानी को बोलते हैं, एग्रीकल्चरल कृषि से संबंधित को बोलते हैं, एक्टिविटीज गतिविधियां, बैंकिंग है, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है मतलब कोई भी सामान का ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स मतलब कुछ विशेष सामान है उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल जिसमें शामिल है पैकेजिंग मटेरियल मतलब कोई भी चीज़ है तो उसके लिए पैकेज मतलब कैसे आप उसके लिए पैकेट वगैरह बनाएंगे, कैसे उसका पैकेजिंग मटेरियल बनेगा, तो वो शामिल है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग भी जरूरी है। तो रिपीट कर रहा हूँ कि भाई वो सेक्टर जो कि दैट कैन रिज्यूम, जो शुरू हो सकते हैं, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, बैंकिंग है, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, कंस्ट्रक्शन है और पैकेजिंग मटेरियल जैसे कुछ जो आवश्यक सामान है उनका, स्पेसिफाइड सामान है उनका मैन्युफैक्चरिंग है। इंटरेस्टिंगली, रोचक तरीके से, वाइल सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेड्समैन, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो खुद अपने काम में लगे हुए हैं, जिनका खुद का एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी के अधीन वो काम कर रहे हैं। ट्रेड्समैन मतलब व्यापारी, सच है जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, हैव बीन अलाउड, इनको अलाउ किया गया है, टू रिज्यूम वर्क, काम करने के लिए, काम शुरू करने के लिए, दे वुड बी अनेबल। अब यहाँ पे देखिए कोमा तक का पार्ट पढ़ोगे तो ये रोचक है, इंटरेस्टिंग, रोचक किस लिए है, फिर देखो वाइल है, यद्यपि, ये कंजंक्शन हो गया, यद्यपि जो सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेड्समैन हैं, जो भी खुद का जो रोजगार लेकर बैठे हुए हैं, सच एज का प्रयोग उदाहरण के लिए करते ही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, इनको अलाउ कर दिया गया है, ये पैसिव वॉइस हो गया, किसके लिए, काम शुरू करने के लिए अलाउ कर दिया इनको। फिर भी दे वुड बी अनेबल टू प्लाई देयर ट्रेड्स, फिर भी ये अपना ट्रेड जो है वो प्लाई करने में असक्षम रहेंगे। प्लाई का मतलब यहाँ पे कोई भी सेवा या सामान बेचना है या फिर कोई सर्विस देनी है उसके लिए, तो फिर भी ये अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को जारी रखने में असमर्थ रहेंगे। आया समझ में? तो कह रहा है कि यद्यपि, ये इंटरेस्टिंगली इसीलिए कहा है कि जहां आपने सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेड्समैन को अलाउ तो कर दिया कि आप काम करो, फिर भी अपने ये काम को जारी रखने में, ट्रेड्स को अप्लाई करने में असफल रहेंगे, असक्षम रहेंगे। इफ देयर कस्टमर्स आर अनेबल, यदि उनके कस्टमर्स जो हैं असमर्थ होंगे, टू फर्निश, फर्निश का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है, प्रदान करना है। यदि उनके जो कस्टमर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे द रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट का मतलब जो भी प्रासंगिक, जो भी मतलब संबंधित जो सामान है, एट द वर्क साइट, जो काम, साइट का मतलब स्थान होता है, तो जिस स्थान पर काम करवाने के लिए गए, मान लीजिए पंखा खराब हो गया, पंखे के लिए आप सुधराने के लिए गए, उसके लिए कोई रेलेवेंट मटेरियल चाहिए, तो वो उस मटेरियल आपके पास प्रोवाइड करवा नहीं सकते उसको क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा है, तो फिर वो काम भी कैसे करेंगे। बिकॉज द शॉप्स एंड ई कॉमर्स फर्म्स सेलिंग दीज नॉन एसेंशियल गुड्स, क्योंकि वो दुकानें और वो ई कॉमर्स फर्म्स जो हैं, जो कि ये नॉन एसेंशियल गुड्स बेच रही हैं, आर येट टू रिज्यूम, उन्हें अभी भी रिज्यूम करना है। येट टू मतलब अभी तक बाकी है, वो हुआ नहीं। येट टू का मतलब हो गया पेंडिंग है, वो अभी भी पेंडिंग है रिज्यूम ऑपरेशंस, उन्होंने काम शुरू नहीं किया है, इस कारण से वो प्रोवाइड कहाँ से करवाएंगे। तो यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग और विरोधाभासी हो गई कि यद्यपि आपने अलाउ तो कर दिया है इनको, सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेड्समैन को, इलेक्ट्रिशियंस को, प्लम्बर्स को, कारपेंटर्स को, कि भी अपना काम शुरू करो, फिर भी वे अनेबल रहेंगे अपने सेवाएं देने में। कारण है कि उनके कस्टमर्स यदि वो सामान, रेलेवेंट मटेरियल अगर उनको फर्निश नहीं करवा पाएंगे तो वो काम कैसे करेंगे, उनकी वर्क साइट पे अगर वो नहीं करवा पाएंगे इनको प्रोवाइड, तो काम कैसे करेंगे, क्योंकि शॉप्स है, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, है ना, फर्म्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल गुड्स बेचती हैं, उन्हें अभी भी अपने ऑपरेशन शुरू करने, अब तक उन्होंने अपने ऑपरेशन, अपने काम काज शुरू नहीं किए हैं। लॉस्ट हेयर दो इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ व्हाट ऑट टू बी डीम्ड एसेंशियल। लॉस्ट मतलब खो गई है, हेयर यहाँ, दो यद्यपि, तो यद्यपि यहाँ पे वो जो डेफिनेशन, द वेरी डेफिनेशन मतलब वेरी जब लग रहा नाउन से पहले, तो मतलब वही, ठीक वही, इम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए। तो जो एक परिभाषा हम बोलते हैं कि व्हाट ऑट टू बी डीम्ड एसेंशियल, डीम्ड का मतलब होता है कंसीडर करना, मानना, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। तो किस चीज को एसेंशियल माना जाना चाहिए, वो परिभाषा कहाँ गई कि एसेंशियल किसको माने फिर आप, है ना, जिसको आप नॉन एसेंशियल कहते हैं, एक कैटेगरी एसेंशियल की बना रखी है। तो फिर यहाँ पे एक चीज प्रश्न उठता है कि भी एसेंशियल माने तो माने किसको। तो यहां वो यद्यपि डेफिनेशन ही खो गई है, वो डेफिनेशन जो कि व्हाट ऑट टू बी डीम्ड एसेंशियल, की किसे एसेंशियल माना जाए, वो खो गई है। इज ए पैकेट ऑफ एसेंशियल
चीज स्लाइसेज मोर वाइटल द नॉन एसेंशियल लैपटॉप फॉर अ पर्सन वर्किंग फ्रॉम होम और अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। अब यहाँ एक एग्जाम्पल देके समझाया है कि जैसे चीज स्लाइसेस तो मिल जाएगी आपको, चीज स्लाइस समझते हो, चीज स्लाइस मतलब एक प्रकार से यूँ मान लो कि पनीर तो मिल जाएगा मार्केट में आपको, क्योंकि एसेंशियल में है, खाने पीने की सामग्री है। क्या ये अधिक महत्वपूर्ण है? वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण, तो क्या ये अधिक महत्वपूर्ण है किसकी तुलना में? उस व्यक्ति की तुलना में देन नॉन एसेंशियल लैपटॉप, मतलब नॉन लैपटॉप है वो नॉन एसेंशियल में आता है, तो लैपटॉप की बजाय क्या ये अधिक महत्वपूर्ण है फॉर अ पर्सन, उस व्यक्ति के लिए वर्किंग फ्रॉम होम, जो घर से काम कर रहा है और अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि चीज स्लाइस महत्वपूर्ण है। तो कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? ऑल्सो इसके साथ साथ एज द लॉकडाउन एक्सटेंड्स टू ओवर अ मंथ, अब ये देखो जैसे कि लॉकडाउन जो है एक्सटेंड का मतलब बढ़ गया, टू ओवर अ मंथ, एक महीने से अधिक समय के लिए। वॉट माइट हैव बीन नॉन एसेंशियल, तो जो हो सकता था, माइट हैव बीन मतलब दूर की संभावना है, नॉन एसेंशियल इनिशियली, जो शुरुआत में तो नॉन एसेंशियली हो सकता था, माइट टर्न वो हो सकता है कि बदल जाए इसेंशियल लेटर, वो अब फिर इसेंशियल की श्रेणी में आने लग जाए, लेटर का मतलब बाद में। तो देखो ऑल्सो एज द लॉकडाउन एक्सटेंड्स टू ओवर अ मंथ, अब ये कह रहा है कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाए ओवर अ मंथ, एक महीने से अधिक समय के लिए, अभी जब ये लॉकडाउन को एक्सटेंड किया ही था, एक महीने से अधिक टाइम तक लॉकडाउन रह गया, तो व्हाट माइट हैव बीन नॉन एसेंशियल, तो जो हो सकता था नॉन एसेंशियल इनिशियली शुरुआत में, माइट टर्न वो बदल सकता है इसेंशियल कैटेगरी में लेटर बाद में। स्टिल फिर भी प्रोटेक्टिंग लाइव्स, फिर भी जिंदगियां बचाना जो है, मस्ट अल्टीमेटली बी प्रायोरिटाइज्ड, तो जिंदगियां बचाना जो है वो मतलब अल्टीमेटली होना चाहिए, प्रायोरिटाइज्ड होना चाहिए, इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये मस्ट के साथ बी लग रहा है, अल्टीमेटली बीच में एडवर्ब लगा दिया है, ठीक है। तो फिर भी जिंदगियां बचाना जो है, जिंदगियों की रक्षा करना है। अब ये जो प्रोटेक्टिंग लाइव्स है ना, ये यहाँ पे एक प्रकार से जेरेंड का काम करेगा, क्योंकि इसको देखकर वर्ब निर्धारित होगी। तो जिंदगियां बचाना जो है वो अंतिम रूप से अल्टीमेटली प्रायोरिटाइज्ड होना चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किस चीज के ऊपर, किस चीज पर तरजीह मिले, किस चीज पर इंपॉर्टेंस मिले इसको? अलाउइंग कॉमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज को अलाउ करने की बजाय, इवन व्हेन द लाइन बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल परचेज रिमेन्स ब्लर, उस स्थिति में भी, इवन आ गया तो मतलब भी, व्हेन उस स्थिति में भी, जब ये जो लाइन है इसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच की, बिटवीन के साथ एंड लगेगा, परचेजेस मतलब नॉन एसेंशियल परचेजेस कौन से हैं, कौन सा एसेंशियल परचेज, कौन सी खरीदारी इसेंशियल में माने जाए, कौन सी नॉन एसेंशियल में, लाइन जो बीच में है वो अभी भी ब्लर है, ब्लर का मतलब धुंधली है, बिल्कुल अस्पष्ट है, धुंधले को बोलते हैं ब्लर। तो फिर देखो क्या बोलना चाह रहा है, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज बता देता हूँ। जिंदगियां बचाना है वो ज़्यादा प्राथमिक है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बजाय, क्योंकि ये ठीक है उस स्थिति में भी फिलहाल लाइन तो है इन दोनों के बीच में, किसको इसेंशियल माने किसको नॉन एसेंशियल माने, ये ठीक है ब्लर है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पहले मानवीय जिंदगी है, ये लेखक कहना चाह रहा है। अगर इसके टोन की आप बात करोगे तो ये एक प्रैग्मेटिक टोन आप कह सकते हो। प्रैग्मेटिक का मतलब एकदम व्यवहारवाद पे आधारित है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसको यहाँ पे लेखक ने शामिल किया है। वो प्रैक्टिकल चीज़ें यही है कि मानवीय जिंदगी पहले है, कमर्शियल एक्टिविटी बाद में है। अब हम बात करें आज के क्वेश्चंस की, जो कि हैं कॉमन एरर्स पे बेस्ड।